सीजेपी प्रदर्शनकारियों से जेपी नड्डा ने की मुलाकात। सीजेपी प्रवक्ता ने सरकार को सौंपा ज्ञापन, कहा हमारी बातों को अच्छे से सुना गया। सीएम योगी ने कहा कि आज से पहले काशी में थी गंदगी, पहले कब्रिस्तान को जाता था पैसा, सपा कांग्रेस के नमूने बांटने वाले लोग हैं। यूपी में 22 जुलाई को बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, 403 विधानसभा में एक साथ होगा सम्मेलन। सीएम योगी गोरखपुर सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। रामधन गमन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले में राजनीति नहीं चाहते, मामले में एसआईटी का पुनर्गठन हो। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से तबाही का मंजर, बारिश से चेतावनी के बीच स्कूलों में छुट्टी घोषित, कई इलाकों में भीषण लैंडस्लाइड। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां जंतर मंतर प्रोटेस्ट को केरल हाउस के पास रोका गया। प्रदर्शनकारियों को केरल हाउस के पास रोका गया। जेपी नड्डा से मिला सीजेपी प्रतिनिधिमंडल। प्रदर्शन के बीच सीजेपी के साथ जेपी नड्डा की बैठक। सीजेपी ने की सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, नीचे पीड़ित परिवारों के लिए मांगा 1 करोड़ मुआवजा। मांगों पर विचार के लिए जेपी नड्डा ने समय मांगा है। तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा था वो सड़कों तक पहुंच गया और आज का पूरा दिन सियासत भरा रहा, जहां एक तरफ प्रोटेस्ट अब सड़कों पर उतर आया और संसद कूच करने की तैयारी में था, वहीं प्रदर्शनकारियों पर, छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े उनको काबू में करने के लिए। इसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, कई पुलिस वाले भी घायल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जेपी नड्डा से सीजेपी की मुलाकात, ये माना जा रहा है कि अब इस मुलाकात के बाद प्रदर्शन ठंडा पड़ जाएगा, उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। ये 5 तस्वीरें आज के पूरे दिन को बयां करने के लिए काफी है, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस बैरिकेड्स लगाते हुए, अपने डंडों का प्रयोग करते हुए छात्रों को किस प्रकार से रोक रहे हैं, उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि यहाँ पर कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और आज दिल्ली में बारिश भी हो रही थी, लेकिन उस बीच भी ये छात्र जो हैं, ये प्रदर्शनकारी जो हैं वो रुके नहीं। और ये जेपी नड्डा का पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सकारात्मक बातचीत करने की पहल की गई। यहाँ सुबह से ही उनसे बातचीत चल रही थी, सुबह 11:50 से ही हमारी बातचीत जारी रही और मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करें, सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद करें। सौहार्दपूर्ण मुलाकात रही और अब जो उनकी मांगे हैं उस पर विस्तार से मंथन किया जाएगा। बता दें कि सीजेपी की मांग क्या है, इस पत्र में क्या है जो जेपी नड्डा को सौंपा गया है। उसमें सोनम वांगचुक की रिहाई है, जो कि सरकार का कहना है उनको कहीं गिरफ्तार नहीं किया गया है, वो अस्पताल में भर्ती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है, देखरेख में है डॉक्टर्स की। वहीं दूसरी मांग अगर करें तो मुआवजे की है, 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की। जिन बच्चों ने सुसाइड कर ली उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और तीसरी मांग है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर। अब इन तीनों मांगों में से कितनी मांगे मानी जाएंगी सरकार की ओर से, कब तक जवाब दिया जाएगा, ये देखना होगा। तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर केरल हाउस के पास उन्हें रोका गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, देखिए आज के पूरे दिन क्या कुछ तस्वीरें रही वो हम जनता तक पहुंचा रहे हैं और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जेपी नड्डा से जो सीजेपी की मुलाकात हुई है और जो आश्वासन मिला है कि हम इस पर विचार करेंगे और समय मांगा गया है, तो अब अगला कदम सरकार का क्या होगा? क्या तीनों मांगे मान ली जाएंगी? अगर नहीं मानी गई तो सीजेपी का अगला कदम क्या होगा, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है पूरे दिन का दिल्ली का जो घटनाक्रम रहा, अगर उसे देखें तो कम से कम शाम होते होते जो एक खबर ये आई, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास के साथ एक उनके जो अन्य है
जो सदस्य हैं अभिजीत, वो जाते हैं केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। और जिस तरह से ये उन्होंने अभिजीत दिखे के भूख हड़ताल पर जो खत्म हुआ, उसके बाद जो विजुअल्स जो आए हैं वो यद्यपि अलग इशारा करते हैं, लेकिन जिस तरह से जिस माहौल में जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और जो है जिस तरह से उनने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया एक्स पर अपने जो तस्वीरें डाली, पोस्ट डाली और ये कहा कि हाँ हमें सरकार से जो है उचित आश्वासन मिला है, तो कम से कम एक उम्मीद जगती है कि दिल्ली का जो माहौल है शायद कल की तस्वीर अलग होंगी। लेकिन अगर पूरे दिन घटनाक्रम की बात करें, आज सुबह से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली के आसपास का देश के अन्य हिस्सों से जो तमाम युवा थे, जो छात्र थे, वो पहुंचे थे। धीमे धीमे वो प्रदर्शन उग्र हुआ। हालांकि उससे पहले अभिजीत दिपके ने अपना अनशन तोड़ा। उसके बाद जब संसद मार्च की बात आती है, यद्यपि दिल्ली पुलिस ने बार बार कहा कि संसद मार्च के लिए पूरी अनुमति जो है नहीं दी गई थी, नहीं अभिजीत दिपके की पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी ने अनुमति मांगी थी। और चूंकि इस समय की अगर बात करें तो संसद में मानसून सत्र का जो है सत्र चल रहा है, तमाम बड़े वीआईपी हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम लोग वहाँ मौजूद होते हैं। और ऐसे जो है माहौल में अगर वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व उस अगर जुलूस पहुंच जाते हैं तो स्थिति सहज बिगड़ सकती थी। इसके लेकर जो दिल्ली पुलिस पहले से अलर्ट थी। दिल्ली के तमाम रास्तों पर, खासकर संसद जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। उसके बावजूद कांग्रेस जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है या जो छात्र थे वो लगभग दोपहर 12 बजे के बाद एक बार उग्र होने से अपने 10:20 पे पहले सबसे पहले 10:20 संसद की ओर जाने का प्रयास करते हुए सुरक्षा बल द्वारा रोका जाता है। यद्यपि लाठीचार्ज की तस्वीर और पहले से इस बात की जानकारी दी जा चुकी थी कि हम सड़कों पर उतरेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो। स्नेह कमल, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा इस खबर पर। वहीं आपको एक और खबर दे दें, जहां कल सुबह 9 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। एनडीए की बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया है। बैठक में एनडीए नेता प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करेंगे। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। तो कल बैठक होगी जिसे एक मंगल मिलन नाम दिया गया है। एनडीए की बैठक होगी जिसमें एनडीए के सभी नेता प्रधानमंत्री को सम्मानित करेंगे। कल सुबह 9 बजे एनडीए संसदीय दल की ये बैठक होनी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए दल के सभी नेता मिलकर के सम्मानित करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को मंगल मिलन नाम दिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी दल हैं, यानी कि पूरा एनडीए संसदीय दल की बैठक करेगा और इस बैठक में नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में एनडीए नेता प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करेंगे। तो एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। कल सुबह 9 बजे एनडीए संसदीय दल की ये बैठक होगी। बैठक में एनडीए नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित भी करेंगे। सुबह 9 बजे ये बैठक होने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। सभी एनडीए के नेता इसमें मौजूद रहेंगे। सभी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करेंगे और इस कार्यक्रम को मंगल मिलन नाम दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। एनडीए की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल सुबह 9 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक। स्नेह कमल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, कल ये बैठक होने जा रही है जिसे मंगल मिलन नाम दिया गया है, प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाएगा, पूरी जानकारी दें।
जी बिल्कुल, संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के एक दिन बाद यानी कल 21 जुलाई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। यह बैठक सुबह 9:30 बजे संसद के पुस्तकालय भवन स्थित गणती मोहन चंद बाल योगी ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। इसमें लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सभी सांसद शामिल होंगे। संसद के मानसून सत्र की बात के आज 20 जुलाई से यह सत्र प्रारंभ हो चुका है। सरकार का जो विधायी एजेंडा है उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि एनडीए के जो है घटक दलों की ये जो महत्वपूर्ण बैठक कल जो है दिन में 9:30 बजे से जो संसद भवन के पुस्तकालय भवन में होगी, क्योंकि हर जब भी मंगलवार होता है जब संसद का सत्र चलता है तो हर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी संसदीय की बैठक होती है। चूंकि ये सदन का दूसरा दिन है तो इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी घटक दलों को भी शामिल किया गया। ये भाजपा के संसदीय की बैठक में होकर यह एनडीए के संसदीय दल की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। क्योंकि सदन की कार्रवाई इस समय संसद के मानसून सत्र की कार्रवाई चल रही है। सदन जो है 11 बजे से प्रारंभ होना है, उससे पहले 9:30 बजे संसदीय की बैठक होगी जिसमें जो है सरकार विपक्ष के जो हमलों के जवाब दे, विपक्ष की जो तमाम सवाल है या तमाम चीजों पर विपक्ष जिस तरह से सरकार घेरने का प्रयास करेगी उससे कैसे निपटना है, कैसे विपक्ष के जवाब देना है, इसको लेकर जो घटक दलों के बीच आपसी समन्वय को लेकर ये वार्ता होगी और काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी कल की बैठक। बिल्कुल, देखिए कल की जो बैठक होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। देखिए बताया जा रहा है कि पूरा एनडीए मिल करके इस बैठक में प्रधानमंत्री को सम्मानित करेगा। कौन कौन से प्रमुख चेहरे इसमें शामिल होंगे? जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हो, स्वयं प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा होंगे, तमाम जो मंत्री शामिल होंगे। उसके साथ ही साथ जो एनडीए के वरिष्ठ नेता है वो सभी शामिल होंगे। क्योंकि ये संसदीय की बैठक है जिसमें राज्यसभा लोकसभा के जितने भी जो सांसद होते हैं घटक दलों के, ये सभी शामिल होंगे। वहीं बाराबंकी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान प्रदेश में दंगे, कर्फ्यू और अराजकता का माहौल था, जबकि अवैध हथियार बनाए जाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास और रक्षा उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि अब प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल जैसे रक्षा उपकरणों का निर्माण हो रहा है, जो बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर को दर्शाता है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजियां तेज हो गई। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 2017 के पहले विकास नहीं था, जनता की कोई सुनता नहीं था। और लोदेश्वर महादेव का दर्शन करके, बहुत पवित्र दर्शन और दिव्य दर्शन करके अंतःकरण को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना प्राचीन विरासत है, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। इस जनपद में भगवान लोदेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगल बगल के कई जनपदों के श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में, कोई पुरसा हाल नहीं। यह देश 1947 के पहले हम मान सकते थे गुलाम था, पराधीन था, लेकिन 1947 में देश की आजादी हुई थी। आजादी की वह लो बाराबंकी के लोदेश्वर महादेव के मंदिर तक भी पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंच पाई। आजादी के बाद वह लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए तो प्राप्त हुआ,
लेकिन लोधेश्वर महादेव के मंदिर को नहीं प्राप्त हुआ। हॉकी के लिए जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे केडी सिंह बाबू के हवेली के लिए नहीं वह पैसा उपलब्ध हो पाया था। पारिजात के महाभारत कालीन उस वृक्ष के संरक्षण के लिए नहीं हो पाया था। आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर अब हमारे लोधेश्वर महादेव मंदिर का भी कॉरिडोर बनेगा और आने वाला हर श्रद्धालु, चाहे वह बाराबंकी का हो, अयोध्या का हो, बहराइच का हो, गोंडा का हो, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर और पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र भी आता है, जो भी आएगा अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको देकर के जाएगा। दिल्ली में रामधन गबन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणियां की हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच को और प्रभावी बनाने के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी के पुनर्गठन का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि एसआईटी का नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी को सौंपा जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और जांच पूरी निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ आगे बढ़नी चाहिए। तो रामधन गबन मामले में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट में अगले सोमवार को सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सब सुप्रीम कोर्ट निगरानी रख रहा है। स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। साथ ही किस तरीके से अब आगे की प्रक्रिया चलेगी, इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट चिंतित नजर आ रहा है। आने वाले समय में जो पद खाली हुए हैं उन पर कौन आसीन होगा, क्या जिम्मेदारी उनकी तय होगी और आगे की क्या रणनीति होगी, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो भी देखना होगा। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने साफ तौर पर पहले से ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए और निगरानी रखनी चाहिए। रामधन गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में अगले सोमवार तक सुनवाई चली। वहीं पंजाब सरकार ने नूरपुर बेदी ब्लॉक के किसानों को बड़ी राहत देते हुए 650 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना की शुरुआत की है। जल संसाधन एवं भूमि जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने छज्जा गांव से एक चरणबद्ध योजना का शुभारंभ किया। मंत्री ने बताया कि सतलुज और स्वनदी पर आधारित इस परियोजना के जरिए 102 गांवों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य है। पहले चरण में 2785 एकड़ क्षेत्र के 9 गांवों के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की गई। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से खेती को पर्याप्त पानी मिलेगा, भूजल पर निर्भरता कम होगी और नदी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से भी राहत मिलेगी। विधायक दिनेश चड्ढा ने इसे इलाके में किसानों के लिए ऐतिहासिक और लाभकारी पहल बताया। खबर आपको लखनऊ से दे दें, जहां अग्निकांड से जुड़ी अवैध बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण शुरू। एलडीए के आदेश पर बिल्डिंग तोड़ना शुरू कर दिया गया है। सेक्टर डी के भूखंड संख्या MS 102 पर कार्रवाई हुई है। एलडीए ने व्यावसायिक निर्माण को अवैध घोषित किया था। 23 जून को एलडीए ने जारी किया था नोटिस। 25 जुलाई के बाद एलडीए दोबारा करेगा स्थल का निरीक्षण। आदेश का पालन न होने पर एलडीए करेगा ध्वस्तीकरण। अग्निकांड से जुड़े अवैध जगह को तोड़ने का काम एलडीए के आदेश पर बिल्डर शुरू कर चुके हैं। बिल्डिंग तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। सेक्टर डी के भूखंड संख्या एलडीए ने व्यावसायिक निर्माण को अवैध घोषित किया था।
23 जून को एलडीए ने जारी किया था ये नोटिस। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां अग्निकांड से जुड़ी अवैध बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया गया है। लखनऊ से खबर दे रहे जो एलडीए के आदेश पर बिल्डिंग तोड़ना शुरू किया गया। अग्निकांड से जुड़ी अवैध बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया गया है। लखनऊ से ये आपको खबर दे रहे हैं, जहां बिल्डिंग तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। ये वही बिल्डिंग है जहां पर 15 मासूम बच्चों की जान चली गई थी, जिसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी। और ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी जिसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे अब तोड़ने का काम किया जाएगा। इस पर बुलडोजर एक्शन होगा इस बिल्डिंग पर, और पहले ही इसके मालिक को गिरफ्तार किया जा चुका है। सावन महीने और कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर मेरठ में हाई लेवल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता के लिए प्रदेश के प्रमुख मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण मेरठ पहुंचे। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में मेरठ, सहारनपुर, बरेली और अलीगढ़ मंडल के वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली के अधिकारियों ने भी प्रत्यक्ष और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। बैठक में सुरक्षा, यातायात और अंतर्राज्यीय समन्वय को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। बैठक के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के संचालन से इस बार ट्रैफिक प्रबंधन पहले के मुकाबले अधिक सुगम होगा, जिससे कांवड़ियों और आम लोगों को दोनों को राहत मिलेगी। इस बार भी जो शासन के माननीय सुखावड़ रेलवे डेस्कल और जो भी आपत्तिजनक वस्तु है उनके बारे में इस साल भी लागू रहेगा। इस साल के कुछ नए चैलेंजेस हैं, कुछ नई व्यवस्थाएं हैं। आपको मालूम है कि दिल्ली सहारनपुर इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे बना है और गंगा एक्सप्रेसवे बना है। इन दोनों के बनने के कारण जो जहाँ एक और इससे जो सामान्य यातायात है वो कांवड़ से प्रभावित होता था। वाराणसी में महिला भूमिहार समाज का सावन एवं तीज महोत्सव आया सावन झुमके के हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में गणेश वंदना, कजरी गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सव में बना दिया। महिलाओं ने खेल प्रतियोगिता और सावन क्वीन प्रतियोगिता में उत्साह से हिस्सा लिया। डॉक्टर राजलक्ष्मी राय ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण का आह्वान किया गया और अतिथियों को पौधे भेंट किए गए। आयोजकों के सफल संचालन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी निभाई। सावन का प्रोग्राम रखा जाता है हर साल भूमिहार समाज की औरतों के लिए, और इसमें मेन पर्पस बस यही है कि औरतें अपने घर से निकलें और अपने। खबर आपको आगरा से दे दें, जहां आगरा के इरादतन नगर थाना क्षेत्र के गांव में दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप यह है कि गांव के युवक छोटा ने युवती के साथ दुष्कर्म किया, जबकि उसकी साथी विशाल ने घटना का वीडियो बनाकर बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले के मुताबिक छोटा पर दुष्कर्म और विशाल पर वीडियो वायरल करने का आरोप है। घटना करीब 1 महीने पुरानी बताई जा रही है। एसीपी सैया अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। पीड़िता को आपत्तिजनक स्थिति में देखा जा सकता था। तत्काल ही वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी इरादतन नगर द्वारा पीड़िता की तस्दीक की गई और मौका मुआयना किया गया। यह तथ्य प्रकाश में आया कि पीड़िता की उम्र लगभग 18 वर्ष 6 महीने है और पीड़िता से तहरीर प्राप्त की गई। तहरीर पर पीड़िता ने मुख्य रूप से यह बताया कि उसी के गांव का छोटा नामक व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया था। कौशाम्बी के सराय अकिल थाना क्षेत्र के कनैली गांव में पुरानी रंजिश खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। दबंगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग का आरोप है, जिसमें 3 युवक गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायलों के हाथ, पैर और पेट में गोलियां लगी हैं, जिन्हें पुलिस ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया है। गोलीबारी से पूरे गांव में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। आज दिनांक 19 जुलाई 2026 को समय लगभग रात्रि के 10 बजे थाना सराय अकिल पर सूचना प्राप्त हुई कि कनैली में गोली चली है।
तत्काल थाना पुलिस तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर ज्ञात हुआ कि 2 व्यक्तियों को छर्रे लगे हैं, जिसमें एक व्यक्ति का पैर चोटिल हुआ है तथा दूसरे के छर्रे की बर्न इंजरी है। दोनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 2 टीमें बनाई गई हैं, जो कि गिरफ्तारी हेतु अभियुक्तों के रवाना कर दी गई हैं। शेष विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।